चलिए ठीक, तो आज हम लोग पहला चैप्टर चालू करते हैं, मैट्राइसेस। क्या? तो देखो ध्यान देना, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट एक ही साथ पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आप देख लीजिए, मैट्राइसेस से मैं बताया था, मैट्राइसेस जो चैप्टर है, यहां लिख देता हूं पहले, आपका चैप्टर है मैट्रिक्स, मैट्राइसेस लिखो सीधा, एंड डिटर्मिनेंट्स। लेकिन मैं सबसे पहले किसको पढ़ाऊंगा? मैट्राइसेस। मैट्राइसेस होने के बाद फिर चालू करेंगे क्या? डिटर्मिनेंट। समझ में आ गया? एक ही चैप्टर है। अब इस चैप्टर से आप पहले ये देख लीजिए कि कितना कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। कहाँ है जी मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट? में लिखवाया आपको प्रॉपर, बताइए। ये देखिए, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2017 में 5 क्वेश्चन पूछा था, 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा है? 3 क्वेश्चन, और 2023 में कितना क्वेश्चन पूछा है? 7। दोनों मिला के है ना, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट मिला के, ठीक है ना। जिसमें से डिटर्मिनेंट से ज्यादा पूछता है, लेकिन जब तक आप मैट्राइसेस नहीं पढ़े रहोगे डिटर्मिनेंट समझ में नहीं आने वाला, ठीक। बेसिकली पुस्तक कौन सा मैं पढ़ाऊंगा, कौन से बुक से क्वेश्चन कराऊंगा? बेसिकली इसमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से करेंगे, एक आध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो गया आरडी शर्मा से, बाकी मेन ये इसको पकड़ना है, ठीक है ना। इसका 2 वैल्यूम आता है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिक से चालू करता हूं मैं, आप लोगों को चीजें पता होंगी, इसी बुक से पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहली बात तो, आपका मैट्राइसेस कैसे शो करते हैं बताओ, बोलो। इस ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है ना। इसके जो एंट्रीज होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसको कैसे कैसे लिखते हैं बताइए आप लोग ध्यान से, बताओ। A11, A12, A11 समझ रहे? पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, इसको रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं, है ना। तो बताइए पहला कहां से चालू करेंगे बताओ, बोलो। A11, A12 होते हुए कहां तक जाएंगे बताओ, बोलो। A1n, पहला रो एनवा कॉलम। अगर मैं m क्रॉस n रो का मैट्रिक्स बनाता हूं तो जहां m रो को शो करेगा, n किसको शो करेगा? कॉलम्स, ठीक है ना। आगे बताओ, अगला लिखता हूं, पहला रो, सॉरी सेकेंड रो पहला कॉलम, ओके। इस यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बोलेंगे, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड रो एनवा कॉलम, सेकेंड रो एनवा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम होते हुए कहां तक जाएगा? एनवा कॉलम। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? ऐसे ही होते हुए जब इसमें जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। एमवा रो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो होते हुए कौन सा रो? एमवा रो पहला कॉलम। आगे बताओ, एमवा रो दूसरा कॉलम, और क्या हो जाएगा? एमवा रो एनवा कॉलम, एम एन। समझ में आ गया ना? ये सब एंट्रीज होते हैं, लिखते भी जाइए साथ में प्लीज थोड़ा सा, ठीक है ना। सिस्टम से बनाइएगा कॉपी को, ठीक है। 2 कॉपी बनाइएगा, एक कॉपी जो क्लास नोट्स रहेगा, और एक कॉपी जो मैं होमवर्क दिए करूंगा, ठीक है ना। ठीक। और जो होमवर्क वाला कॉपी रहेगा उसमें आप क्वेश्चन मत लिखना पूरा पूरा, बस बुक का पेज नंबर बताते जाऊंगा, ठीक है ना। आप बुक ले लेने वाला, ठीक है ना, या फिर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर डाल डाल के सीधा सॉल्व करना उसको, ठीक। चलिए, अब कुछ कुछ बातें और जो आपको पता होगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या टाइप के होते हैं जी बताओ, बोलो। बताइए। पहला होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है जी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। सिर्फ और सिर्फ कितना रो हो? एक ही रो। समझ में आ गया? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए लिया, इसमें एक ही रो है, अब कुछ भी एलिमेंट ले लिया, 2 3 5 ऐसा कुछ भी ले लिया, ओके। ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बताओ, बोलो। रो मैट्रिक्स। और बताइए, लिखते जाइए साथ में। अगला क्या होता है बताओ, बोलो। कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम, सिर्फ और सिर्फ कितना कॉलम हो? एक ही कॉलम। अच्छा, ये कितने रो का है बताओ, बोलो। एक रो है, और कितने कॉलम है इसमें? देखो 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 लिखेंगे। समझ में आ गया? कॉलम मैट्रिक्स में जैसे मान लिया लिख दिया 5 8 9 ऐसे लिख दिया कुछ भी। कितने कॉलम है? एक कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं? 1 2 और 3। तो क्या लिखूंगा बताओ? 3 क्रॉस 1 लिखूंगा। 3 रो है, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। समझ में आ गया? आगे बताते जाइए। अगला होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट कर लिए ना आप लोग इतना?
आगे देखिए, आगे मैं पढ़ाता हूं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो उतना ही कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं ना, ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन में उतरेंगे अपन, ठीक है ना। तो बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने रो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। जैसे मान जाए 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया, तो लिख दिया 2 3 5 7 8 9 10 11 12, ऐसा कुछ भी लिख दिया। समझ में आ गया? 3 रो है और 3 क्या है? कॉलम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला मैं बताता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें पहला बात तो डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी, ध्यान रखेंगे ना। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और यहां पर जो है सिर्फ डायगोनल, जैसे मैं मान लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया 3 रो 3 कॉलम का। कितने का बनाया? 3 रो 3 कॉलम का। और इसमें कुछ भी एलिमेंट लिख दिया, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, देखो डायगोनल 2-3 टाइप के होते हैं ना। ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये भी डायगोनल है और इधर से आऊंगा वो भी डायगोनल है, लेकिन ये वाला जो लाइन रहता है, ये वाला जो बीचों बीच रहता है, उसी को बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आ गया ना? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए और बाकी सब कुछ ना कुछ हो। ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए डायगोनल एलिमेंट में, उल्टा बोल दिया। यहां प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट लिखते हैं कुछ कुछ, एक मिनट ना। प्रिंसिपल डायगोनल में जैसे लिख दिया ABC, ओके। अब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब क्या होना चाहिए? बताओ, बोलो। 0 होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के जो एंट्रीज दिए हो, एंट्रीज बोलूंगा ना, एलिमेंट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? एंट्रीज, यानी ABC उसका एंट्रीज है। उसका पोजीशन कहां कहां पर से बताओ। ये कौन से पोजीशन पे? A11। ये कौन से पोजीशन पे? A22। ये कौन से पोजीशन पे? A33। यानी यहां पर मैं ये बोलूंगा कि A जो है IJ का वैल्यू क्या होगा? बताओ, बोलो। 0 होगा, मतलब इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। देखो ना यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल डायगोनल बस में एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सब 0 नहीं है, मतलब क्या लिखा हूं? इज नॉट इज इक्वल टू 0। और यहां पर पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि I जो है किसके बराबर हो? J के बराबर। देखो ना, A11 A22 A33, IJ क्या को शो करेगा? उसके पोजीशन को शो करेगा। समझ में आ गया? अब बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बाकी सब 0 होना चाहिए, मतलब AIJ जो है वो सब के सब क्या होना चाहिए? बताओ, बोलो। 0 होना चाहिए। सबके सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सबके सब 0 कहां पर होगा? जहां I इज नॉट इज इक्वल टू क्या है? J। I इज नॉट इज इक्वल टू J मतलब समझ गए ना। जैसे इसको बोलूंगा, क्या है? बताओ, बोलो। ये क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ये कौन सा पोजीशन पे है? पहला रो तीसरा कॉलम। ये कौन से पोजीशन पे है? तीसरा रो दूसरा कॉलम। समझ में आ गया? यानी I और J अलग अलग है वहां। क्लियर हो गया? ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो आगे, अब जो है ट्रेस पढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया? क्या पढ़ते हैं? बताओ, बोलो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या होता है? जो डायगोनल के एलिमेंट है, अगर उसको मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं? डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दूं? जोड़ दूं। समझ में आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं ना, डायगोनल के जो एलिमेंट है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लिख के बताता हूं सीधा सीधा। जैसे बुक में एग्जांपल लिखा है, एररलेस बुक में, यहां पर लिखा हुआ है 2-7 9 और लिखा है 032 और लिखा है 894, ये लिखा है। अब अगर मैं इसका ट्रेस निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? ट्रेस। पहले बात तो ये भी याद रखना, ट्रेस हम सिर्फ निकाल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें निकाल सकते हैं? इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, ध्यान रखना इस बात को। यहां भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी मेरी बात? क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं क्या बोला कि ट्रेस का मतलब होता है, जिसको ट्रेस ऐसे शो करते हैं मैथ्स में, ट्रेस ऑफ ए बराबर, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट को उठा के जोड़ना है। कितना है? बताओ, बोलो। 2।
3 और 4 कितना हो जाएगा जी? बताओ ना, 7 9 हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या हो गया? 9। क्लियर हो गया? ये होता है ट्रेस। ठीक है, अब आगे लिखो स्केलर मैट्रिक्स। हो गया? इतना नोट कर लिए सब लोग? बताएंगे? हो गया सबका? अब बनाता हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स। साथ में लिखते जाइए, कोई बहुत भारी चीज को नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक बेसिक चीज को कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हो गया? चलिए अब आगे लिखते हैं ट्रेस। अब आगे मैं बताता हूं ट्रेस। अब आगे लिखो, ट्रेस हो गया ना, सॉरी स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। इसके लिए भी क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए ना, जितना रो उतना ही कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, समझ में आ गया? और स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है तो यहां पर जो है ए बराबर जो है, यहां पर एक मैट्रिक्स लिया, समझ में आ गया? अब यहां पर जो है, जैसे डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन पढ़े ए बी सी हो सकता है ना, समझ में आ गया? तो इसमें भी नॉन जीरो रहते हैं डायगोनल के एलिमेंट, और बाकी सब जीरो रहते हैं, लेकिन सब सेम सेम होंगे। जैसे यहां लिख दिया के, ये भी डायगोनल एलिमेंट का ही पार्ट है, और बाकी सब क्या कर दिया बताओ, बोलो? जीरो कर दिया। बाकी सब क्या कर दिया? जीरो। तो इसमें भी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोला करो, सिर्फ डायगोनल नहीं। डायगोनल तो इधर भी होता है, ये भी डायगोनल है, समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एलिमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन सब सेम हो और जो नॉन जीरो हो। समझ में आ गया ना? इसका थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बशर्ते सब सेम सेम हो, जैसे के। तो इसी को बोलते हैं क्या मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो के है वो क्या होना चाहिए बताओ, बोलो? नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी सब जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला लिखो। कलर इसमें समझ नहीं आ रहा है, दिखेगा? ठीक है, चलो अगला देखो। अगला मैं बताता हूं, अगला है, अगला जो है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, इसको याद रखना। इसके लिए भी क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया? और इसमें खास बात क्या है कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है? डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट। डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होगा, बाकी सब क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन सब वन वन ही होगा। क्या होगा? जैसे इसमें के की जगह 2 2 2 3 3 कुछ भी हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 1 1 होगा, और बाकी सब क्या होगा? जीरो होगा। सुन रहे हो मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं? बताओ ना जी, नहीं समझ में आया? इसमें वन ही होगा, दूसरा नहीं होगा। इसमें के की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब सब सेम सेम होगा, लेकिन कुछ हो सकता है वैल्यू के का, कोई स्केलर एलिमेंट है के। समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? आप भी बीएससी मेरे पास पढ़े हो क्या? आपको बोल रहा हूँ, हाँ? आपको कहीं देख, हाँ? आप पढ़े हो क्या मेरे पास? हाँ, तभी सोच रहा हूँ, बहुत दिनों बाद देखा। कौन सा बैच वाले हो आप कौन से बैच से पढ़े थे? किए थे ना? कौन से साल में किए थे पूछ रहा हूँ? 21 में किए हो? चलिए हो गया, ठीक। दुनिया गोल है ना, घूम फिर के मुलाकात हो ही जाता है ना। लगता है बिछड़ गए, लेकिन नहीं बिछड़े रहता है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखो अगला। अच्छा लगता है, पता है, पुराने लोगों को देखोगे ना, सुकून टाइप के लगता है कि अभी भी बेरोजगारी घूम रहे हैं लोग। तब तो कोचिंग आओगे जी। नहीं तो थोड़ी ना आओगे मेरे पास, है कि नहीं? वो मूवी देखे ना, 12th पास नहीं 12th फेल जी, सॉरी। उस मूवी का सार क्या था? कि बेटा लगे रहो कोचिंग में, आके फीस देते रहो जब तक लिमिट खत्म ना हो जाए आपका पेपर अटेम्प्ट करने का, है कि नहीं? समाज का आइडियल होना चाहिए बिजनेसमैन, उद्योगपति। कैसे जी? सरकारी नौकरी वालों को आइडियल बनाना समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है।
सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरा चाहे तो मैं उसको सम्मान दूं, महेश फास्ट फूड वाले को, गांधी चौक का देखे हो ना, उसको बुला के उसको हार दे के, सच बता रहा हूँ, उसको सम्मान देना चाहिए भैया। वो खुद कमा रहा है बढ़िया, और 10 लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो ठीक है, पहले अपना लाइफ सेट कर लो है कि नहीं? देश का सम्मान करना। चलो, जीरो या नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत इजी है। पहली बात तो याद रखना कि जो है नल या जीरो मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। जो बात लिखा रहा हूं उसको ध्यान रखना आप लोग ना। क्या जरूरी नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है? नल मैट्रिक्स मतलब पूरा एलिमेंट क्या होगा? जीरो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये देखो पूरा जीरो कर दिया, समझ में आ गया? 3 रो 3 कॉलम का है, ऐसे ही बना सकता हूं। ये लो, 2 रो का कर लेता हूं और 3 कॉलम कर लेता हूं, ये लो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? इसमें रो कॉलम सेम है क्या? नहीं, 2 रो है और क्या है? 3 कॉलम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ऐसे क्रॉस कर देता हूं, जरूरी नहीं है ना, नहीं होगा ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? आगे लिखो, अगला लिखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा हो। शॉर्टकट में लिखूं, जिसमें क्या बोला मैं? बताइए। कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या हो? बताओ, बोलो, ज्यादा। ठीक है ना? जैसे कि एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, एक मैट्रिक्स लिखा हूं, देखना। ये एक मैट्रिक्स बनाया, कुछ भी लिख देता हूं, 1 2 5 7, ठीक है ना, 2 5 8 9 3 7 4 3, ऐसा लिख दिया। देख लो इसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम। और कितने रो हैं? 3 रो। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोल, अरे हॉरिजॉन्टल जी, सीधा खड़ी। समझ में आ गया ना? कॉलम ज्यादा होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल समझ गया ना, खड़ी। समझ में आ गया? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होता है, ठीक है ना? नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे, ठीक है, इन मोर देन द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, आगे लिखिए। अगला हो गया सबका? अगला लिखिएगा, ठीक है ना? अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो चीजें होंगी वो वर्टिकल रहेंगी। समझ में आ गया? और इसमें जो है, डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो ज्यादा होंगे। इसमें रोज की संख्या किससे ज्यादा होगा? कॉलम से ज्यादा होगा। कुछ भी एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? याद रखना, आप लोगों को मेहनत ज्यादा करना है ना। समझ में आ रहा है ना? आप लोग लेक्चरार मैथमेटिक्स की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास बीएड है, आपके पास एमएससी है, बी मेच्योर। समझ में आ गया ना? वो जैसे मैथ्स रीजनिंग को पढ़ाते नहीं, बच्चे लोग पीछे पड़े रहते हैं, वो काम मत किया करो। इधर बता रहा हूँ, उधर सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा लेवल अपना हाई रखना। और एक चैप्टर को हम ऐसा नहीं कि 15-15 20-20 दिन खींचेंगे। समझ में आ गया? एक चैप्टर 3 से 4 दिन बस। समझ में आ गया ना? हाँ, अभी हालांकि पहला चैप्टर है, आप लोग फीस नहीं दिए, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर खींचूंगा, ठीक है ना? ठीक, क्योंकि टाइम पे खत्म भी तो करना है, ठीक है ना? है ना? फीस उस दिए नहीं है तो आराम से पूछ पूछ के पढ़ाना पड़ता है। कॉफी पियोगे नहीं, कियोगे, कुछ खाओगे नहीं, लेकिन आप लोग को खिलाते रहता हूँ जी, है ना? मैं पुराने लोग को, हाँ जी, नहीं खिलाता हूँ मैं। अगला लिखो, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कोई रो कॉलम को छोड़ दूं तो सब मैट्रिक्स बनता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख दिया यहाँ पास मैं लिख दिया 8 9 5, ठीक, 2 3 4 3 2 और 3, ऐसा लिख दिया। कोई भी एक रो या एक कॉलम को अगर आप डिलीट मार दो, समझ गए? जैसे मान लिया पहला रो और पहले कॉलम को मैं डिलीट मार दिया, ऐसे, ठीक, तो जो बच जाएगा वही क्या कहलाएगा? बताओ, बोलो, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका सब मैट्रिक्स क्या बना? बताओ, यही ले दूं? इसका सब मैट्रिक्स क्या बनेगा? बताओ, बोलो। सब मैट्रिक्स आपका बनेगा, क्या बनेगा? 3 4 2 3, ये इसका सब मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना? चलिए आगे लिखिए। हो गया यहां तक?
कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखते भी जाओ साथ में, सुनते जाओ, और कोई दिक्कत हो तो बताना। और ऑनलाइन वाले प्लीज कमेंट करके बताइएगा, बाद में यूट्यूब में डालेंगे इस वीडियो को। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा, उसमें मैसेज करके ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। आप चाहे कोचिंग पढ़ो हमारे, चाहे मत पढ़ो, एटलीस्ट नोट्स तो आपको फ्री में मिलते रहेगा, ठीक है। अगला अगला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, ठीक है, पहला चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, इसको भी लिखा देता हूं। जहां जहां नहीं लिख रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स में समझ जाना ना, उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना नीड जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसके लिए जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स बिना आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह है, नाम से पता चल रहा है अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया मैं 3 - 2 4 1। ये सारे क्वेश्चन मैं उसी का एररलेस बुक का करा रहा हूं ना, उसी को मेन फोकस लेके कोर बुक मान के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और है 0 2 - 3 और 2। अगला है 0 0 7 5। अगला है 0 0 0 8। ये है आपका। अब देखो इस मैट्रिक्स को देख के आप जान डालोगे कि ये अपर ट्रायंगुलर दिख ही रहा है। कैसे दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर जी? देखो तो, यूं 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 दिख रहा है ना अपर ट्रायंगुलर? नहीं दिख रहा है जी? ऊपर में बना है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज, समझ में आ गया? ऊपर में दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, बोलो? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी एक और लिख लो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही लिख दो, लोअर, बताओ बोलो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। लिख दो, यहाँ पर जगह नहीं बचा है, ठीक। क्या होना चाहिए? सॉरी, क्या होना चाहिए इसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मतलब नाम से पता चल रहा है कैसा मैट्रिक्स जी? जिसमें नीचे साइड ट्रायंगल दिखे। जैसे लिखा है 2 0 0 3 4 0 और 2 8 6। देख लो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ऐसा किधर दिख रहा है? लोअर ट्रायंगुलर दिख रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया जी समझ में? ठीक है ना भाई? अब देखो इसके बाद ध्यान से, यहां तक ठीक है? ये आपका हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? आगे कुछ कुछ बातें और लिखते हैं, ठीक है। फोटो नहीं आया है ठीक से, एक मिनट में, फोटो कट गया है। कितना नोट कर लीजिए पहले। आप लोग बुक ले लेना है वाला ना, ठीक है ना। चलो आगे लिखो। मैं आपको पहले मैट्रिक्स बता देता हूँ, आज के क्लास में खत्म कर देता हूँ मैट्रिक्स, समझ गए? अगले क्लास में, 2 क्लास में डिटरमिनेंट खत्म करेंगे, फिर एक क्लास लेंगे जिसमें डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अगला लिखिए, इसमें जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन फॉलो होता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन समझ गए ना? मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोले तो स्केलर एलिमेंट का आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स लिया है, जैसे मैट्रिक्स ले लिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 8। देखो ध्यान से, अब इसमें कोई भी स्केलर एलिमेंट, जैसे मैं 5 का गुणा कर दिया, किसका गुणा कर दिया? 5 का, तो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, किसी एक रो या एक कॉलम में नहीं होके पूरे में होता है, ध्यान रखना ना। डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो एक कॉलम में होता है, खैर उसको आगे जाकर पढ़ेंगे। इसमें पूरे में होता है। जैसे क्या क्या होगा बताओ? 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 6 पंचे 30 और 7 7 पंचे 35 हो गया, 8 पंचे 40 और बताओ, 8 8 पंच 9 पंचे 45 और 8 पंचे 40। क्लियर हुआ? सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसे फॉलो रहता है, ठीक है ना। पूरे रो कॉलम में हो जाता है, ध्यान रखना। अगला लिखो आप, अगला है एडिशन। एडिशन, ठीक है ना।
समझ में आ गया ना, कोई भी स्केलर एलिमेंट 5 का गुणा कर दिया। आगे लिखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्राइसेस क्या है इसको देखिए। सबसे पहली बात तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तब हो पाता है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर जो है आपका सेम होना चाहिए। ऑर्डर समझते हो ना, रो कॉलम की संख्या को ऑर्डर बोलते हैं। जैसे 3x3 है तो उसका ऑर्डर कितना है 3, 2x2 है तो ऑर्डर क्या बोलते हैं 2, 2 रो 2 कॉलम है उसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब समझ गए ना, रो कॉलम की संख्या को क्या बोलते हैं बताओ जी, बोलो ऑर्डर। समझ में आ गया। तो पहला चीज तो दो मैट्राइसेस के ऑर्डर सेम होते हैं तभी हम उसको जोड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ पाते हैं। क्लियर हुआ। साथ में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। जैसे a प्लस बी को मैं जोड़, दो मैट्रिक्स लिया a और b, एक मैट्रिक्स को नाम क्या दिया a, दूसरा मैट्रिक्स को नाम क्या दिया b, दो मैट्रिक्स जुड़ेगा तो जुड़ेगा तो कैसे जुड़ता है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा। करस्पॉन्डिंग समझते हो ना, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो जुड़ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। जैसे कि मान ली जाए एक मैट्रिक्स ए ले लिया, एक मैट्रिक्स ए ले लिया 5 2 8 9, जैसे दो रो दो कॉलम का ही ले लिया हूं, दो ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का। ऑर्डर समझ गया ना। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, मान लिया बी ले लिया 5 2 7 10, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब है पहला रो पहले कॉलम में क्या है, यहाँ पहले रो पहले कॉलम में क्या है बताओ, a प्लस बी करूंगा तो क्या होगा बोलो, कितना हो जाएगा 10, ऐसे जुड़ेगा। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बताओ बोलो, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बताओ बोलो, 7 8 कितना हो गया 15, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया 19। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं। क्लियर हो गया, नहीं आया समझ में। चलो आगे देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बाद जैसी एडिशन की है वैसी क्या की है बताओ बोलो, माइनस वाला प्रॉपर्टी भी लगाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ कुछ बातें हैं पहले याद कर लो एडिशन के लिए। इसी में आगे लिखता हूं ना, हो गया यहां तक, ठीक है भाई। आगे देखो अगला, इसमें इसमें पहला बात कि इसमें जो है अगर a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा, b। अभी देखो आपको प्रॉपर्टी इजी लग रहा है, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए अच्छे से रट ले रहो। a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होता है, b प्लस सी का। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा लिखते जाइए। दूसरा नंबर बात, अगर मैं b प्लस सी को पहले सॉल्व करूं, ब्रैकेट लगाए हूं मतलब, फिर बाद में मैट्रिक्स a को जोड़ूं, और या तो फिर a प्लस बी को पहले जोड़ूं और फिर बाद में क्या लगाऊं, c लगाऊं, इन दोनों का वैल्यू भी क्या होता है, सेम होता है। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव बोलते हैं। ब्रैकेट चेंज करना मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्लियर हुआ। थर्ड नंबर ये है कि अगर आप इसमें a प्लस बी जो मैट्रिक्स है, अगर इसमें किसी स्केलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर एलिमेंट का, तो दोनों मैट्रिसेस में आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, ठीक है ना। इसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, ठीक है ना, वितरण नियम। अगला आगे सुनो, अगला अगर मैं a में जीरो को जोड़ू, ओ नहीं है ना, जीरो है वो, समझ में आ गया। किसको जोड़ू, जीरो मैट्रिक्स को, तो क्या मिलेगा बताओ बोलो, a मिलेगा। समझ में आ गया। या फिर पहले जीरो को जोड़ दूं फिर बाद में करूं तो भी क्या मिलेगा बताओ बोलो, a मिलेगा। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं जी बताओ बोलो, एडिटिव आइडेंटिटी। चूंकि प्लस हो रहा है, समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब समझते हो ना, जैसे कोई वैल्यू a है, a का आइडेंटिटी वैल्यू गुणा में प्लस में कैसे बनाएंगे, प्लस में a में क्या जोड़ दूं, जीरो, तो क्या मिलेगा a। समझ में आ गया। ये दोनों सेम रहना चाहिए। गुणा में कैसे बनाऊंगा, इंटू में, a में क्या चीज का इंटू करूं कि a मिले, ये दोनों सेम मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा बताओ बोलो, 1। समझ में आ गया। तो प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा क्या आता है, जीरो, और डॉट के रेस्पेक्ट, गुणा के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा क्या आता है, 1 आता है ना। नहीं है समझ में, ठीक। तो ये चीज है, तो यहाँ पास आइडेंटिटी कौन हुआ बताओ बोलो,
आइडेंटिटी कौन हुआ जी? जीरो हुआ, आइडेंटिटी हुआ ना, जीरो आइडेंटिटी। अगला देखो, अगला प्रॉपर्टी और है, लिखो, अगर मैं ए में बी को जोड़ूं, किसको जोड़ूं? ए में किसको जोड़ूं बताओ, बोलो, बी में, ए को बी में जोड़ूं और वैल्यू जीरो दे दिया, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, बी को पहले लिख दिया। समझ में आ गया? तो इस वाले पोजीशन में आपका जो बी है वो इनवर्स कहलाएगा ए का। इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं? बीएससी और हम पढ़ते हो आप लोग, बताइए क्या पढ़ते हैं, बताओ बोलो। जैसे मैं मान लीजिए लिखा 2, तो 2 का इनवर्स क्या है? तो उसको देखने के लिए यहाँ पर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को लिखते हैं, प्लस के रेस्पेक्ट में ना, प्लस के देख रहा हूँ, किसमें देख रहा हूँ? प्लस। प्लस में आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? जीरो। और गुणा में आइडेंटिटी क्या होता है? गुणा में आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना, बताया तो था अभी थोड़ा देर पहले। प्लस में आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? जीरो, और गुणा में आइडेंटिटी क्या होता है? 1। तो दो में क्या जोड़ू कि जीरो मिलेगा? -2। तो -2 2 का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। दो में क्या गुणा करूं कि 1 आएगा? तो 1/2 2 का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। समझ में आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वही है, बात बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है वही बात बोल रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पर जो है, अगर बी को ए में क्या जोड़ दिया बताओ, बोलो, बी जोड़ दिया, तो मिल रहा है जीरो, मतलब बी जो है ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। क्या होगा? इनवर्स होगा। यहाँ जो बी है वो जो है ए का क्या हो गया? ए का इनवर्स है। ए का क्या है बताओ, बोलो, इनवर्स हो गया। समझ में आ गया? ठीक। आगे देखो, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कैंसिलेशन लॉ लागू रहता है इसमें। कैंसिलेशन लॉ मतलब अगर मैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो ए काटूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, बोलो, बी बराबर सी मिलेगा। किधर से काटा? ले, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर मैं लिख दिया बी प्लस सी और बराबर ए प्लस सी लिख दिया, ऐसा। अब सी को कैंसल आउट करूंगा तो क्या बचेगा बताओ, बोलो, बी बराबर क्या बचेगा? ए। कहां से काटा? सी को, राइट साइड से, तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहे? तो ये कैंसिलेशन लॉ वगैरह है जो इसमें फॉलो रहता है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इतना को। ठीक, आगे बढ़े, बताओ ना जी। अब आगे देखो, कुछ और बातें हो गया यहां तक? हाँ। अब आगे जो है अगला, अब आगे जो है अगला देखिए, अब इसमें जो है ये भी लिख लीजिए, एक लाइन छोटा सा लिख ही रहे हो तो, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? कैसे जी? हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है हिंदी मीडियम में? अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम वाले, दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? बताइएगा ना, इतना थोड़ा इंग्लिश तो चलेगा भाई, मैथमेटिक्स है ना। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें सब्सट्रैक्शन मतलब समझ गए ना, माइनस करना है, यानी ए माइनस क्या करना है? बी। दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों क्या करना है बताओ, बोलो, माइनस। तो माइनस भी तब हो पाएगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? जैसे प्लस किए थे वैसे। समझ में आ गया? और इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होता है, जैसे प्लस में किए थे। नहीं समझ में आया? इसमें भी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है जी बताओ, के साथ ही सब्सट्रैक्शन होता है। क्लियर हुआ? जैसे प्लस में किए थे। चलिए आगे लिखिए अब। ठीक है ना? ठीक है भाई, अब आगे लिखो। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। हो गया सबका? अब आगे लिखो मल्टीप्लीकेशन। आगे लिखना मल्टीप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन काम में आएगा। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया है, कोई मैट्रिक्स क्या दिया है? ए। और ये दे दिया है एम रो एन कॉलम का, यानी कितने रो है? एम रो है। और कितने कॉलम है? एन कॉलम। और उसको एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा करना है। और ये मैं लिख दिया, मान लीजिए एन रो है और पी कॉलम है, तो दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो सेम हो। क्या बोला, समझ में आ गया? क्या बोला? पहले वाले का कॉलम सेकेंड वाले का रो की इक्वल होता है, तभी दोनों का क्या पॉसिबल है? मल्टीप्लीकेशन। तो सेम है कि नहीं है? एन और यहाँ एन लिखा हूं,
नहीं समझ में आ रहे हैं? तो जब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा ए बी, उस वैल्यू में फिर रो कॉलम क्या रहेगा जो बच गया, इसका क्या बच गया रो एम, और इसका क्या बच गया कॉलम पी, ये आता है। फिर से बताऊं क्या इसको दोबारा, फिर से बताऊं क्या, हो गया ना? तो इसको ध्यान रखना है, बार बार बीच बीच में इस्तेमाल होते रहता है, ठीक है ना, कि दोनों का क्या होना चाहिए, पहले का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, और जब ए बी बनेगा तो पहले वाले का रो बचेगा और सेकंड का क्या बचेगा कॉलम बचेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लीकेशन किया जो कि क्या बना बताओ बोलो ए बी, तो अगर मान लीजिए ए बी एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट मतलब उसका वैल्यू आया, तो जरूरी नहीं है कि नीड नॉट, यहां लिख देता हूं नीड नॉट, नीड नॉट मतलब जरूरी नहीं कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। क्या बोला समझ में आ गया ना? अगर ए बी ए इंटू बी वैल्यू निकल रहा है तो जरूरी नहीं कि बी ए भी पॉसिबल हो। नहीं आया समझ में? समझ में आया मैं क्या बोला? अगर ए बी निकल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है, तो जरूरी नहीं कि बी ए भी निकल ही जाए। समझ में आ गया? ये जरूरी नहीं है। दूसरा बात, और इसके साथ ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाए जरूरी नहीं रहता है, जरूरी नहीं, ऐसे लिख देता हूं, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नीड नॉट, यहां भी लिख देता हूं नीड नॉट, नीड नॉट। समझ में आ गया मैं क्या बोला जी? क्या बोला समझ में आ गया? ए बी और बी ए इंटू बी का वैल्यू बी इंटू ए के वैल्यू के बराबर हो जाए जरूरी नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और लिख लो इसमें, हो गया इतना, हो गया ना? चलिए आगे लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दीजिएगा। पहला पहला मैं प्रॉपर्टी क्या बताया, ए बी किसके बराबर हो जरूरी नहीं है, बी ए के बराबर हो जरूरी नहीं है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता इसमें, लिख दो नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझते हो ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, क्रम विनिमय। मतलब ए बी बराबर क्या होता है बी ए, उसी को बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम को पलट देना। तो ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर हो जरूरी नहीं, मतलब नॉट कम्यूटेटिव होता है। क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिए सेकेंड नंबर, इसमें अगर आप लिखते हो बी सी को पहले सॉल्व करते हो फिर बाद में ए लगाते हो, तो ये इसके बराबर हो जाता है। किसके बराबर? ए बी को पहले सॉल्व करो, ब्रैकेट मतलब पहले सॉल्व करना, और फिर बाद में क्या लगा दिया सी। तीसरा नंबर बात, अगर मैं जो है बी प्लस सी को सॉल्व करूं पहले और फिर बाद में क्या लगाऊं ए, तो इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए बी प्लस ए सी के, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें फॉलो रहता है। ठीक है, अगला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी आपको पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आई को बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं जैसे 3 रो 3 कॉलम को बनाया तो 1 1 1 ऐसे लिखते हैं ना, बाकी सब क्या होता है जीरो, पढ़ा दिया ना। तो और इसका वैल्यू हमेशा जो है एलजेब्रा के फॉर्म में क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए को अगर ए के साथ इंटू किया तब भी कितना मिलेगा, ए ही मिलेगा, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट साइड से। क्लियर हो गया? अगला नंबर बात और लिखो, और क्या क्या है जो बातें जानना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पांचवा नंबर बात को, कि अगर मान लीजिए ए इंटू बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का इंटू करने पे वैल्यू 0 आ रहा है, ध्यान दीजिए प्लीज, क्या बोला मैं, सुनिए ध्यान से। अगर दो मैट्रिक्स है ए बी, अगर दोनों का इंटू करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है 0, ए इंटू बी बराबर 0 आ रहा है, मान लीजिए ए इंटू बी बराबर वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं कि ए बराबर 0 रहा हो या फिर बी बराबर 0 रहा हो। क्या बोला समझ में आ गया? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो जरूरी नहीं कि ए नल मैट्रिक्स रहा हो या बी नल मैट्रिक्स रहा हो या दोनों 0 रहा हो सकता है ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो, बी भी मैट्रिक्स क्या हो नल मैट्रिक्स ना हो, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 0। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है ना? कैसे करते हैं जी मल्टीप्लाई, बताओ। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है? जैसे एक मैट्रिक्स लिख दिया, ए बराबर लिख दिया 3 2 5 से 3, ठीक है 2 5 3 7 कुछ भी लिख देता हूं, और बी मैट्रिक्स लिखा 7 8 9 2, ऐसा कुछ भी लिख दिया। और दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है पता है ना? कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, याद है? इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं ना, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुणा होता है। इस रो का इस कॉलम के साथ कैसे करते हैं गुणा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में समझ गया ना, 2 का गुणा 7 के साथ, फिर 5 का गुणा 9 के साथ, ऐसे करते हैं ना। तो बताओ कितना आएगा, 2 का गुणा 7 के साथ, 7 दूनी 14,
धन प्लस करते हैं, 5 का गुणा 9 के साथ, ऐसे 5 45, समझ में आ गया। फिर इसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं कितना होगा बताओ बोलो। इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का इंटू 8 के साथ कितना हो जाएगा 16, 5 का इंटू 2 के साथ कितना होगा 10, समझ में आ गया। फिर वैसे इस रो का अब इस कॉलम के साथ करोगे, वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 3 का इंटू 7 के साथ और 7 का इंटू 9 के साथ और बीचों बीच प्लस, बताइए कितना होगा 7 तिया 21 और प्लस 7 निया 63। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे, वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 3 का इंटू 8 के साथ करोगे और 7 का इंटू 2 के साथ करोगे। क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा बताइए बोलो। 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और 7 दूनी कितना हो गया 14, समझ में आ गया। और इसको सॉल्व करके लिख देना एक लाइन, जो आएगा सो आंसर कितना आएगा जी, आंसर बताओ। 45 14 कितना होगा 10 16, जो भी आएगा लिख लेना उसको, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ऐसा बनता है भैया, मल्टीप्लाई करना बता दिया, बहुत दिनों बाद कभी देखो तो इसको ज्यादा याद रखना कि अगर a इंटू बी बराबर 0 हो रहा है तो जरूरी नहीं कि a और b दोनों क्या रहा हो नल मैट्रिक्स, हो सकता है वो नॉन नल मैट्रिक्स रहा हो। नॉन नल मतलब समझ गए ना, जीरो मैट्रिक्स नहीं हो फिर भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है जीरो, हो सकता है ऐसा ऐसा एलिमेंट हो कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, ठीक है ना, ठीक। दोनों नॉन जीरो भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक। चलिए आगे और आप देखो और क्या क्या बताया जाए इसमें। ठीक, अब आगे देखो, ठीक है। अब आगे कुछ कुछ और लिखो, हो गया सबका। चलिए आगे लिखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है बताओ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है, ध्यान रखना। किसमें होता है, किसी में मत लगाते रहना, स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। और कैसा होता है बताओ बोलो, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है आई होता है, सॉरी ए ना, माफ कीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर ए होता है, याद रखना भाई ना डायरेक्टली इसको, ए स्क्वायर बराबर ए। और उसके बाद और क्या क्या होता है जी, कई टाइप के होते हैं, और ये इसको पहला लिख देता हूं यहाँ पर। दूसरा पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं जो है ए के पावर के प्लस 1 लिखूं तो बराबर ए होगा, जहां के कोई स्केलर एलिमेंट है, के जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, के जो है वेयर के कैसा है बताओ बोलो, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होता है 1 2 3 4 5, ये सब समझ में आ गया ना, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। आगे लिखिए, और अगला लिखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको ब्लू करता हूं यार तब अच्छे से दिखेगा मेरे ख्याल से, ब्लू करता हूं। अगला लिखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स, नीलपोटेंट। इसमें दिख रहा है अच्छे से, नहीं दिख रहा, दिख जाएगा ना, रेडी ठीक है क्या, अरे यार इसमें दिख नहीं रहा है कैमरे में अच्छे से, लिखिए आप लोग ना, क्या बोला मैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत काम का है, क्या होता है जी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं ना, ये सब किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ध्यान रखना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें अगर मैं पावर लगा दिया के मतलब 1 2 3, अगर उसमें वो वैल्यू जीरो दिया, क्या दिया जीरो, तो उससे पहले पावर वाले में नॉन जीरो होगा, मतलब यहाँ पास पहले पावर वाले में नॉन जीरो होगा, कहने का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, ए के पावर अगर मैं के माइनस 1 करूं तो नॉन जीरो होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ऐसा है, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सोचो, जिसमें अगर ए के पावर ए मैट्रिक्स जो भी दिया है, जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का 2 रो 2 कॉलम, समझ में आ गया, इसका मैं ए इंटू ए किया मान ली जाए तो कुछ आएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं पता है ना, रो का कॉलम के साथ रो का कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ गया।
और भी कर लिया, मान लीजिए a × a ऐसा, समझ में आ गया। जैसे ये क्या निकाला बताओ, बोलो a² निकाला, क्या निकाला a²। अब a × a² किया मतलब क्या निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा है, a³। और मान लीजिए जो मैट्रिक्स सॉल्व किया वो पूरा नल मैट्रिक्स निकला, नल मैट्रिक्स मतलब वैल्यू कितना निकला 0, समझ में आ गया। ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा मान लीजिए, मतलब a के पावर 3 करने से वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, बोलो 0, समझ में आ गया। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, बशर्ते इससे पहले वाला जो सॉल्व किए हो, इससे पहले वाला मतलब 3 से पहले क्या सॉल्व किए हो 2, वो नॉन जीरो होना चाहिए, समझ में आ गया। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, समझ में आ गया। और जो पावर में आप लगाए उसको इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ना, समझ में आया क्या बोला मैं। एक कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके में पावर लगाए, जैसे a के पावर 3 लगाने से कितना आ गया बताओ, बोलो 0 आ गया। तो उससे पहले वाला जो रहेगा पावर वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ लिखा हूं a के पावर k बराबर 0, उससे पहले क्या रहेगा a के पावर k - 1, वो क्या होना चाहिए बताओ, बोलो नॉन जीरो। तो ये होता है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है। आगे देखो, अगला अगला मैं बताता हूं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आगे देखो, अगला मैं बता रहा हूं आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या, ये सबको हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं भाई ना, प्लीज एडजस्ट करना आप लोग, समझ गया ना। याद आदत डालो, बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में एक साइड हिंदी एक साइड क्या लिख रहा था, इंग्लिश, तो आपको वहां ऐसा दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है ना। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत इजी है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इसके लिए भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए a के पावर 2 करने से आई आता है, a के पावर 2 करने से क्या आता है, आई आता है, समझ में आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, जहां पास आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको बोलने की जरूरत नहीं है ना बार बार। आई कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। और ऐसा मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें a² लगाने से a आई होगा, तो a जो है वो क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है जो आपको एक बार जानना ही था, ठीक है ना, जो बताते जा रहा हूं। ओके, आगे बढ़ूं। आगे देखो, अगला ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत इजी है। कोई मैट्रिक्स ए लिया, कोई भी मैट्रिक्स ए लिया हूं, उसमें जो रो कॉलम है उसको खपल दो, छत्तीगढ़िया समझते हो ना, खपल दिया, समझ में आ गया ना। रो कॉलम को खपल दो कहने का मतलब है इसका ट्रांसपोज कितना होगा, ए डैश लगा देते हैं या कभी कभी 8 के पावर टी से शो कर देते हैं, ठीक है ना भाई। रो कॉलम को पलट देना है आपको, ठीक है ना। जैसे मैं मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखा, ए बराबर लिख दिया, दो कॉलम का बना देता हूं, जैसे 2 3 5 7, समझ में आ गया। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, ए के पावर टी लगा के या ए डैश शो करते हैं, बताइए कैसे शो करोगे, बताइए। इस रो को कॉलम बदल दो, 2 3 5 7, 2 इधर 2 3 ऐसा और 5, समझ में आ गया। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना। रो को कॉलम में लिख दो और कॉलम को किस में लिख दो, रो में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो इसको याद रखना। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, पहला पहला प्रॉपर्टी है, अगर आप ए ट्रांसपोज, इसी का प्रॉपर्टी है ना, इसी का प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, ए ही आएगा, लिखते जाएंगे साथ में, ठीक है ना। रो को कॉलम में पलटे, फिर कॉलम को रो में पलटोगे तो सेम तो आएगा ना जी। आगे बताओ, बोलो अगला लिखो, अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये खुलता कैसे है, a कॉम्प्लीमेंट्री प्लस b कॉम्प्लीमेंट्री, या t भी लिख सकते हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री बोल देता हूं जी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ट्रांसपोज है वो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उल्टा होता है, समझ में आ गया, ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। आगे और लिख लो के ए, अगर कोई स्केलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई हुआ है और ट्रांसपोज लगाओगे तो यहां पर जो है के में ट्रांसपोज नहीं चढ़ेगा, सिर्फ के वैसे लिखाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। के क्या है जी बताओ, के क्या है, स्केलर एलिमेंट। स्केलर एलिमेंट जैसे 5 है 3 है, तो उसमें काहे का रो काहे का कॉलम, वो तो एक ही है बेचारा, समझ में आ गया ना, तो उसमें ट्रांसपोज नहीं चढ़ेगा। नहीं आएगा समझ में, आ गया ना समझ में। आगे देखो, अगला और लिखो, अगर मैं इनटू में लिखा हो मान लिया ए बी,
का होल कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये पीछे से खुलता है, कैसे खुलता है, बी कॉम्प्लीमेंट्री, और कैसे खुलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? इसको अपन रिवर्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स लॉ। इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ, रिवर्स लॉ। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? रिवर्स लॉ। अब आगे देखो, अब जो है इसमें एडजॉइंट पढ़ लो, ठीक है, या उसको मैं बाद में बता दूंगा क्वेश्चन में। ठीक, आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब आगे लिखना है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बहुत आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, देखो ये सब में स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूं तो लिख लिया करो ना, ये सब किस में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज करूं, क्या करूं? ट्रांसपोज, और दोनों कहीं आपस में बराबर हुआ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया? नहीं आसान में? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखा हूं, ए बराबर लिखा हूं मैं, यहां पर लिखा हूं ए एच जी लिख दिया है, और लिखा है एच बी एफ, और लिख दिया है जी एफ सी, ऐसा लिखा है। क्लियर है? इसका ट्रांसपोज निकालो जी, कितना आएगा बताओ तो इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझ गया ना? रो को उठा किस में लिख दो? कॉलम में। पहला रो को कॉलम में लिखो ए एच जी हो जाएगा, सेकेंड रो को फिर कॉलम में लिखो एच बी एफ हो जाएगा, थर्ड रो को कॉलम में लिखो जी एफ सी हो जाएगा। होगा? तो देखो ना, ये और ये मैट्रिक्स सेम ही तो दिख रहा है। समझ में आ गया ना? तो यहां पास आपका दिख रहा है ए बराबर क्या दिख रहा है बताओ, बोलो, ए ट्रांसपोज। क्लियर है? बताइए ना जी। ठीक है ना? अब आगे देखो, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद अगला लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे बाथरूम में चल रहा है कि बाहर चल रहे हैं? हाँ, अगला देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसके बाद जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाओगे, पहला बात तो किसमें बनाओगे? इसको ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है जी ना? ठीक है ना भाई, बेसिक डेफिनेशन ही तो कर रहे हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत आसान है, अगर आप ए बराबर लिख दोगे माइनस ए का ट्रांसपोज। समझ में आ गया? तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एग्जांपल बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स कोई ए है, और यहाँ पास मैं लिख दिया हूं 0 - h - g। समझ में आ गया? H0 - f और GF0 ये दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कहीं मैं ट्रांसपोज निकालने बैठता हूं, इसका क्या निकालता हूं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है पहले बताओ? रो को उठा किस में बदलोगे? कॉलम में। पहला रो को कॉलम में लिखो, कितना है बताओ, बोलो 0 - h और -g होगा। सेकंड रो को बदलो H0 और क्या हो जाएगा? -f। थर्ड को लिखो GF और क्या लिखोगे बताओ, बोलो 0। समझ में आएगी नहीं आजी? अब इन सब से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं क्या मैं? माइनस भी स्केलर एलिमेंट है, -1 जी, तो मैं मैट्रिक्स याद रखना पूरे से निकलता है ना, सबसे, कोई एक रो या एक कॉलम से नहीं निकलता है, ध्यान रखना, पूरे से निकलता है। सबसे माइनस बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा बताओ, बोलो, बोलो जी। ये अंदर माइनस का गुणा कर लो, ये भी समझ सकते हो। सबसे माइनस निकालो तो ये जीरो, तो माइनस के जीरो सामने माइनस प्लस लिखाता नहीं है। बोलते जाओ आगे, बोले -h - g, बोलते जाओ, इधर क्या होगा? H0 और -f, यहाँ पास हो जाएगा GF और क्या हो जाएगा? 0। तो आप यहाँ देख सकते हो ए बराबर जो है -a का ट्रांसपोज दिख रहा है। ये और ये दोनों सेम है, बस इसमें क्या लगा है? माइनस। हो गया? आगे बढ़ूं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? लिखो लिखो। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि ये सब चीज आपको पता होगा, उसी हिसाब से मैं बस लिखा लिखा के आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? ठीक, ये सब उम्मीद किया जाता है कि आप लोग लेक्चरार मैथ्स के पढ़ने आए हो तो ये सब आपको पता ही होगा। हालांकि ये सब क्लास में मुझे नहीं बताना था, लेकिन फिर वही बात कि आज पहला दिन है और फीस आप लोगों का हुआ नहीं है। ठीक है ना? बाकी ऐसे ही पढ़ेंगे, आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है? ठीक है।
आप लोग सुबह भी आए थे क्या? ठीक, सुबह क्या नया टॉपिक चालू किए? क्या पढ़ाएं? टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक। थोड़ा टाइम करो, जल्दी हो जाएगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, बढ़िया, ठीक क्वेश्चन। चलिए बढ़िया, इन लोग का एक बैच खत्म हो गया, एक बार पढ़ डालें लोग पूरा, दोबारा के लिए आए। सही समय पे सही कदम उठाना बहुत जरूरी रहता है ना, है कि नहीं? यही चीज को पहले पढ़ रहे होते 3 साल पहले से, है ना जी? तो अभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है कि निकाल लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक दो बार आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद रहता है कि नहीं, अब प्रैक्टिस करने के बाद मैं निकाल लूंगा बोल के। हो गया, चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखो, इसको सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। एक याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स लिखा हो, जैसे कोई भी मैट्रिक्स क्या लिखा है, ए, इसको आप हमेशा इस फॉर्म में शो कर सकते हो। ध्यान दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज डेस लिखा हुआ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ट्रांसपोज बटे 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसके सम के फॉर्म में शो करते हो, तो ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है सिमेट्रिक पार्ट, और ये जो पार्ट है वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये क्या कहलाएगा? ये सिमेट्रिक पार्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में शो कर सकते हो। ये यूनिक एक्सप्रेशन देता है। कैसा पे देता है? यूनिक, अद्वितीय शो करते हैं अपने आप, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है। समझ में आ गया ना? आप इसको सॉल्व करके देख लो ना, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलोगे? 2 ए हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, तो 2 ए बराबर ए, तो कट नहीं जाएगा जी। समझ में आ गया ना? तो ये याद रखना, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है स्क्यू पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। चलिए आगे आप लिखो अगला, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखिए अगला, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है कि अगर आप जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो, क्या लो? और ऐसा मैट्रिक्स लिया हूं ए, कि अगर उसमें उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दूं तो आई मिलेगा। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, ए ट्रांसपोज पहले लगा दो, ए लगा दो, तो आई मिलेगा। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला, और जो खास खास बातें हैं, कॉन्जुगेट बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए कॉन्जुगेट देखिए, अब आगे लिखो कॉन्जुगेट। क्या? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, समझ में आ गया? अब इसके बाद जो है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बार लिख लो, ये लो ऐसे बार, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ऐसे बार लगा देते हैं। बार मतलब इमेजनरी वाले का साइन चेंज करना। किसका साइन चेंज करना? इमेजनरी। जैसे मान लीजिए मैं लिखा मैट्रिक्स लिखा, कुछ भी लिख देता हूं, जैसे, ठीक है, 5 7 -2i, और लिख देता हूं 3i 4, और 3, कुछ और लिख लो जी, 4i और 0 5 7, ऐसे कुछ भी लिख दिया। ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हो ना, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो बार का मतलब ये कोई मैट्रिक्स लिया हूं, और इसमें आप साइन को चेंज कर लो। साइन को चेंज करोगे सिर्फ इमेजनरी पार्ट का, रियल पार्ट का नहीं। समझ में आ गया? इसको जैसे आप ऐसे लिख लो, आप इसमें ऐसे लिख लिया 5 - 2i और 7 + 4i लिख लो इसको, ठीक है ना? तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। जैसे इसको क्या लिखोगे बताओ, बोलो? 5 - 2i कितना हो जाएगा? +2i। ये कितना हो जाएगा? -3i। ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 7 - 4i हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 0 5, और क्या हो जाएगा? 7। रियल पार्ट को कुछ नहीं करते। समझ में आ गया? ये होता है कॉन्जुगेट, ठीक है ना? अब आगे लिखो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हो गया ना? तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इसी में लिख दूं क्या? कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होगा इसके बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टी? पहला,
कि ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर ए होता है, बेसिक सी जानकारी है। ए प्लस बी का जो है होल कॉन्जुगेट करूं तो कितना आएगा बताओ, बोलो। ए कॉन्जुगेट प्लस क्या आएगा, बी कॉन्जुगेट। आगे देखो, अगर मैं के ए का टोटल कॉन्जुगेट निकालूं तो के कैसा एलिमेंट है, स्केलर। स्केलर मतलब 2 3 5 जो भी होगा, समझ में आ गया। उसको अलग से लिखना, उसमें कॉन्जुगेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं आया समझ में। के एनी नंबर, के इज एनी नंबर। और अगर मैं ए बी का होल कॉन्जुगेट निकालूं तो ये वैल्यू ए के कॉन्जुगेट इंटू बी के कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक। आप लोग सिर्फ उतार रहे हो कि समझ में आ रहा है जी, आ गया ना समझ में, ठीक है ना। ठीक, हो गया सबका, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, ठीक है ना। नोट कर लिए ना, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, ठीक। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसमें अगला लेता रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ट्रांस मतलब इसको अपन ए ऐसे थीटा से शो कर देते हैं, समझ में आ गया। किससे शो करते हैं, ए थीटा से। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बहुत इजी है, आप ए का क्या निकाल लो, ट्रांसपोज, और फिर क्या निकाल लो, कॉन्जुगेट। समझ में आ गया, यही इसका मतलब होता है। नहीं आया समझ में। जैसे एक एग्जांपल लिखा देता हूं मैं आपको। एग्जांपल है आपका, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखा है ए, ठीक है ना। ए बराबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए बराबर लिखा हुआ है, आपका मैट्रिक्स लिखा है 2 + 4i, और आपका 3 और 5 - 9 और 4, और लिखा है अल्फा प्लस आई बीटा, और लिखा है 3i, समझ में आ गया। और 2 -5 और उसके बाद 4 - i, ऐसा लिखा है। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब समझ गए ना। पहले आप क्या निकालोगे, इसमें रो को किसमें बदलोगे बताओ, बोलो, कॉलम में। रो किसमें बदलोगे, कॉलम में। और इमेजनरी वाले का साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5 - 9 कैसे लिख दिया इसमें, अच्छा 9i होगा, सॉरी, ऐसा है ना। तो चलो रो को किसमें बदलो, कॉलम में। तो कितना हो जाएगा 2, और साथ में इमेजनरी वाले का साइन चेंज कर देता हूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। रो को किसमें बदले, कॉलम में, इमेजनरी का साइन चेंज कर दिए, क्लियर हुआ। इसको बताओ क्या लिखोगे, 4, बताइए क्या लिखो। अगला वाले का, अगला वाला रो जो है उसको किसमें लिखोगे, कॉलम में। तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, 4 अल्फा माइनस आई बीटा, और क्या लिखोगे बताओ, बोलो, -3i। रो को कॉलम में बदल रहा हूँ, साथ में इमेजनरी वाले का साइन चेंज कर रहा हूँ, रियल पार्ट को कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस रो को कॉलम बदलोगे कितना हो जाएगा, 2 -5 और 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आई। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से चीजें बनेंगी, ठीक है ना। एक मिनट रुकना ना थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे देखना आप। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट समझ गए ना, बताओ ना जी, ठीक। चलिए, इसका भी प्रॉपर्टी वैसी है जैसे इसका पढ़े थे, किसका, इसका पढ़े थे ना। इसी प्रकार इसका भी होगा कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कितना होगा, ए होगा, उसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है जी। अब आगे देखो, इसके बाद, अब इतना होने के बाद देखो अगला, अगला जो है इसमें और बता देता हूं मैं आपको। अब क्वेश्चन कराऊं क्या सीधा, इस थोड़ा सा और बचा है, क्यों है मिशन को बता देता हूँ थोड़ा सा, 5 मिनट और फिर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है, क्या चीज, आगे लिखो हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या चीज, हाँ रुको ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और यही बता देता हूं स्क्यू हर्मिशियन।
स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स बहुत आसान है। अगर कभी आपको ऐसा मिले, कैसा, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है सब चीजें ना, याद रखना, ठीक है। कहां पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। तो यहां पर जो है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ना। ये अगर ए के बराबर हो तब इसको बोलते हैं क्या? हर्मिशन मैट्रिक्स। और अगर मान ली जाए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर माइनस ए दे, समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं क्या? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? यहां भी एक चीज याद रखना, जैसे अपन उसमें पढ़े थे, किसमें? ट्रांसपोज वाले में। क्या बात पढ़े थे? कि अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को लेते हो, एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए जो है आपका कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए को हम ए प्लस क्या लिख सकता हूं? ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की एवरेज निकाल लूं, ठीक। और ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बटे 2 के सम के फॉर्मूले यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपको किसको शो करेगा? बोलो, हर्मिशन को शो करेगा। और ये पार्ट किसको शो करेगा? बताओ बोलो, बताओ बोलो। स्क्यू हर्मिशन को शो करेगा। समझ में आ गया? तो मैं क्या बोला, ध्यान रखना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम के फॉर्म में, किस फॉर्म में? सम, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे लिखो कुछ कुछ बातें और इसमें। चलो हो गया सबका। एक ठो और छोटा सा बच गया, उसको लिख लेते हैं, फिर पूरा डेफिनेशन सब खत्म हो गया हमारा। ठीक है, बताओ ना जी, हो गया? नोट कर लिए सब लोग? चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक ठो और लिख लो, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें ए का इंटू करूं ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ तो आई देता हो, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है ना। किस मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है। क्लियर हो गया? ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके लिए अच्छा एसेलॉन फॉर्म बता देता हूँ ना, ठीक। हो गया, ठीक है। एक छोटा सा और कर लो, एक ठो लास्ट यही कर देता हूं। एसेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एसेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? एसेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल, डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको, ये भी पहली, ठीक है ना। एसेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मैं मान लिया एग्जांपल लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 0 1 4 और 0 0 1। देखो ध्यान से, एसेलॉन फॉर्म में याद रखना, जो बॉटम से देखना, कहां से देखना? बॉटम से, बॉटम लाइन से देखना। बॉटम लाइन से जो इसका लीडिंग एलिमेंट होगा वो 1 होगा हमेशा। लीडिंग एलिमेंट समझते हो? जैसे देखो चलना चालू किया, लीडिंग एलिमेंट क्या है? 0 0। पहला क्या मिला बताओ? बोलो 1। इधर से जाओगे तो पहला एलिमेंट क्या मिलना चाहिए? 1। देखो इस रो में जाओ तो लीडिंग एलिमेंट क्या है? 1। इस रो में जाओ, लीडिंग एलिमेंट क्या है? 1। लीडिंग एलिमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मतलब नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, सॉरी, नहीं समझ में आ रहा है जी? ये कैसा एलिमेंट है? 0। ये कैसा एलिमेंट है? 0। लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा पहला वो 1 ही होगा। कितना होगा? 1। नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ में आया? मैं क्या बोला कि जब आप बॉटम बॉटम रो से पकड़ना, कौन सा रो से? बॉटम रो से, और चलना चालू करोगे ऐसे, तो पहला एलिमेंट 0, फिर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा
वो हमेशा पहला क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके ऊपर वाला लाइन में देखो, पहला 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन जीरो एलिमेंट जो मिलेगा वो पहला हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके ऊपर देखो, नॉन जीरो एलिमेंट पहला कौन सा मिलेगा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सुन लो ध्यान से, दूसरा कंडीशन कि जो नीचे से ऊपर जाओगे तो हमेशा आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि यहां पर देखो क्या लिखा है, 1। समझ में आ गया? तो उसके ऊपर वाला देखो 1 से स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे इसमें कितना जीरो है, 2, तो इससे एक कम जीरो मिलेगा हमेशा इसमें। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कितना जीरो है जी, 2 जीरो है, तो उसके ऊपर वाला लाइन में हमेशा 2 जीरो नहीं, 1 जीरो होगा। उसके ऊपर वाला लाइन में एक भी जीरो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे 4 रो 4 कॉलम का मैं बना देता हूं, इसमें 4 रो 4 कॉलम का एक ठो बना हुआ है। 4 रो 4 कॉलम का जैसे लिख दिया है एक ठो, दूसरा एक ठो और, जैसे यहां पास एक मैट्रिक्स बना दिया है 1 2 3 4 0 1 4 5 0 0 1 9 और 0 0 0 1। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां भी देखो तो एसेलॉन फॉर्म में है कि नहीं, देखो इधर ध्यान से, सबसे लास्ट रो से चालू करना। सबसे लास्ट रो में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, देखो ना जी, 0 0 है, नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1। इसके ऊपर लाइन में जाओ, 0 0 0 लीडिंग एलिमेंट कितना है, 1। लीडिंग समझ तो लीड करने वाला। उसके ऊपर देखो लीडिंग एलिमेंट कितना है, 1। उसके ऊपर जाओ, लीडिंग एलिमेंट कितना है, 1। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? साथ में इसके अलावा इसमें कितना जीरो है, 4, तो इसमें कितना जीरो है, सॉरी 3 है, तो इसमें कितना है, 2, उसमें कितना है, 1, उसमें एक भी जीरो नहीं, ऐसे चलेगा। तो इसको बोलते हैं एसेलॉन फॉर्म। तो दो बातों को अपने शब्दों में लिख लीजिए, आपको जैसा समझ में आए। ठीक है ना? लिख दूं क्या? पहला कंडीशन क्या होगा बोलो, कि लीडिंग नॉन जीरो, क्या, नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा कौन होगा, 1 होगा। और दूसरा, बॉटम से अगर आप देखोगे, कहां से, बॉटम लाइन में, बॉटम लाइन में जो नॉन जीरो, सॉरी बॉटम लाइन में जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे उसके ऊपर लाइन से, इनके ज्यादा रहेंगे, तो अपने शब्दों में लिख लेना। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं एसेलॉन फॉर्म। क्या फॉर्म? जब आप रैंक निकालने बैठोगे ना, क्या रैंक, तब आपका जबरदस्त काम आता है ये। क्या काम आता है, सुन लो, एक लाइन बता देता हूं। मान लिया किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो, क्या निकालना हो, रैंक, तो आप उसको एसेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, एसेलॉन फॉर्म। जैसे ये एसेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट है, समझ में आ गया? और एसेलॉन फॉर्म में जितने नॉन जीरो रो होते हैं उतने ही उसके रैंक होते हैं। जैसे इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 3 नॉन जीरो रो, रो बोल रहा हूं भाई, ये नॉन जीरो रो है कि नहीं है, बताओ ना यार। ये नॉन जीरो रो है कि नहीं भाई, एलिमेंट कुछ ना कुछ आ तो गया ना। तो 1 2 3 4, 4 नॉन जीरो रो है, तो 4 उसका रैंक हो जाता है। मैं क्वेश्चन हालांकि कराऊंगा आपको वहां पास, अभी आप सुन लो बस इतना। समझ में आ गया? एसेलॉन फॉर्म देखना सीखो बस अभी। समझ में आ गया? बताओ ना जी। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? एक मिनट रुकना ना, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन निकालने दो, रखा हूं क्वेश्चन, कहाँ है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, लेट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1, ये मैट्रिक्स है। एंड यहां पास बोला है 10b दिया है, 4 2 2 -5 0 अल्फा
1 - 2 3। समझ में आ गया? तो बोला है B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, देन अल्फा क्या होगा बोला है। ऑप्शन लिख दिया है -2, बी ऑप्शन दे दिया है 2, सी ऑप्शन दे दिया है 1 और डी ऑप्शन दे दिया है 5। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन को। एक मिनट में इसका चार्जिंग को देख लेता हूं मैं। हाँ ठीक, तो चलिए बताइए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए इतना है, बी इतना है, बी ना दी के क्या दे दिया है 10b। तो एक काम करता हूं, मैं बी निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? बी। ध्यान दीजिएगा, क्या निकाल लेता हूं? बी। तो आसानी से आप बी निकाल सकते हो। बी बराबर कैसे निकलेगा? 10 को भेजो उधर, उधर जा क्या हो जाएगा जी बताओ, बोलो 1/10 होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कितना हो जाएगा अंदर, क्या 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 और क्या हो जाएगा 3। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ ना जी। अब ये जो है बी निकल गया, और बी के बारे में क्या बोला है? बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी बी जो है ए का इनवर्स है। बी ए का क्या है? तो भाई आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर जो है बी जो है क्या, बी वो ए का इनवर्स है, तो दोनों गुणा करने पे कितना आएगा? आइडेंटिटी आता है। आता नहीं आता जी? नहीं आया समझ में? क्या बोला, समझ में आ गया ना? बी जो है ए का क्या है? इनवर्स है, मतलब उल्टा है। तो भाई बेसिक सा चीज है यार, 2 का गुणा करोगे किसके साथ गुणा करोगे कि आई आएगा? आई मतलब 1 लिख देता हूं, चलो किसके साथ गुणा करूंगा? 2 के इनवर्स के साथ गुणा करूंगा तब ना 1 आएगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ 2 को मान लो क्या ए, और 2 इनवर्स को क्या बोल दिया? बी। तो इनवर्स का गुणा करने पे मैट्रिक्स भाषा में उसी क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में क्या? आ गया ना? तो यहाँ पास बोला है क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला कि भाई बी ए का इनवर्स है, तो दोनों का इंटू करने पे कितना आएगा? आई आएगा। आएगा ना आई? तो ठीक है, इंटू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको धूमधाम से आता है, ठीक है ना? या आगे पीछे भी लिख सकता हूँ इसको, बी को पहले लिख दूं क्या? ऐसा बी को पहले लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? ए इंटू बी या बी इंटू ए। समझ में आ गया? आइए आगे। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है बोलो? 1/10 है, बताते जाइए। यहाँ कितना है बताओ, बोलो 4 2 और 2 है। आगे बताइए, -5 0 अल्फा है, और 1 और क्या है? -2 और 3 है। समझ में आए कि नहीं आया जी? ए का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में बताइए? ए बराबर क्या दिया है? 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। समझ में आ गया? और आइडेंटिटी के नाम पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, ये 3 रो 3 कॉलम का है, 3 रो 3 कॉलम का है, तो आइडेंटिटी भी 3 रो 3 कॉलम का कैसे बनाओगे? 1 1 1। ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलोगे? गलत लिखा हूं सही लिखा हूं? ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर दो। आपको देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको पूरा सॉल्व करते कौन बैठे रहेगा एग्जाम हॉल में? 2 मिनट का समय मिलेगा लेते बनाने को। तो यहाँ पर बताओ, आपको इतना पता होना चाहिए, इधर देखो ना जी, इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। नहीं आसान में करते हैं ना? फिर इसका चालू करते हैं, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, करते हैं नहीं करते हैं? फिर कैसे करते हैं? इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, ऐसे तो करते हैं ना? ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो आप पूरा को क्यों बनाते रहोगे जी? एक मिनट ना, इसको हटा देता हूं। और नहीं हट रहा है क्या? इतना ही हटता है, ठीक है। आप पूरा क्यों सॉल्व करते रहोगे? मैं इसको हटा के लिख रहा हूँ थोड़ा ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ, यहाँ पास क्या क्या है वैल्यू, एक बार फिर लिख देता हूँ दोबारा ना। क्या क्या है जी वैल्यू? 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3, और यहाँ पर क्या था? 1 -1 1 2 1 और -3 और 1 1 1। समझ में आ गया? तो यहाँ पास पूरा को कौन सॉल्व करते रहेगा? हमको किसका वैल्यू पूछा है? अल्फा का वैल्यू पूछा है। तो अल्फा कहाँ में है? सेकेंड रो में। तो इस रो का किसी भी कॉलम के साथ कर लो आप। अरे करते तो हो ना, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, करना तो पड़ता है ना? तो इस रो का किसी कॉलम के साथ कर लो, करना तो पड़ेगा ही, तो उसमें अल्फा निकल जाएगा हमारा। तो चलो इस रो का इस कॉलम के साथ कर ले, तो कर लो।
बताइए कितना आएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं ना सॉल्व। बताइए इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो -5 का इंटू 1 के साथ कितना आएगा, -5। फिर इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा, 0। होगा कि नहीं होगा। इस रो का इसके साथ करोगे क्या आएगा बताओ, बोलो अल्फा। आएगा नहीं आएगा, रुको ना बता रहा हूं। इस रो का इस कॉलम के साथ कर लिए, करेंगे ना, कितना आ रहा है बताओ बोलो, -5 प्लस अल्फा आ रहे हैं, -5 प्लस क्या आ रहा है, अल्फा। अब आपको पता है कि जब आप दोनों साइड का कंपेयर करोगे तो यहां क्या है, 1 1 1 है ना जी, ऐसा नहीं है। और जब हम इस रो का इस कॉलम के साथ किए हैं तो उसका पोजीशन कहां पास आएगा, यहां पास आएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पास आएगा, -5 प्लस अल्फा यहां पास आएगा कि नहीं आएगा। अब बाकी इधर जो वैल्यू आएगा सो आएगा, मेरे को सबसे क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा है। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पास का वैल्यू आएगा, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पास का वैल्यू आएगा, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पास का वैल्यू आएगा, आएगा। फिर बताओ इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पास का वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया। अब दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करोगे, क्योंकि बराबर लगा है बीचों बीच बराबर लगा है, मतलब कंपेयर करोगे तो बताओ -5 प्लस अल्फा की जगह क्या है, 0 है कि नहीं है जी, नहीं समझ में आया। तो -5 प्लस अल्फा का वैल्यू 0 है तो अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, 5। कौन सा नंबर ऑप्शन आएगा, डी नंबर। ठीक है भाई, क्या चीज, अच्छा हाँ 1/10 भी लगाना था, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुको रुको, तो ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बाहर में 1/10 भी था ना, सॉरी इधर देखो ना जी, 1/10, 1/10 भी है, तो 1/10 का सबके साथ मल्टीप्लाई भी होना है ना, नहीं समझ में आ रहे हैं। क्या बोला, समझ में आ गया ना। इधर का मैट्रिसेस जो सॉल्व किया 1/10 का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सब में 1/10 1/10 1/10 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ भी जब कंपेयर किए थे, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, यहाँ भी जब कंपेयर किए थे तो 1/10 भी था, हालांकि उसे फर्क नहीं पड़ा, 10 उधर जाके खत्म हो जाएगा 0 के साथ जाके, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। लेकिन थोड़ा देख लेना अगले में कुछ और आ सकता है वैल्यू, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आराम से, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसको बस ले जाओ भी ना, कॉपी जरूरत नहीं पड़ेगा ना, लगेगा, ये लो तो ले जाओ भी ना, ये लो ना। चलिए हो गया सबका, बताओ ना जी, आगे देखिए अब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका, नोट कर लिए ना, नहीं किया जल्दी करो ना। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेहनत अपनी जगह है, आप उसको बच नहीं सकते, बट उसके बावजूद ब्रह्मांड ने जब आपका लिखा होगा, जब, समझे बात को, तभी मिलता है। वो कहानी है, सुने हो ना, माली जो है 100 गड़ा सींचता है, नहीं समझ में आया, लेकिन फल कब लगता है, जब ऋतु आता है, सुने हो ना। तो जब आपका मौसम ऋतु लिखा होगा ऊपर वाला, तभी नौकरी लगेगा, है ना। मैं, आप ही लोग देखो ना, आपसे आपके बैचमेट कई लोग होंगे जिन लोग उतना नहीं थे पढ़ाई लिखाई में तेज, पर पा गए, है ना। आपके बैच में था ना मुकेश उकेश लोग, पा गए ना नौकरी। और भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोग एवरेज से भी नीचे थे, खैर उन लोग ठीक थे, पढ़ाई मेहनत किए होंगे, मेहनत के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैं देखा हूँ कि होता है ऐसा। तो अपना मेहनत करिए आप, जो होगा देखा जाएगा। चलिए अभी तक कौन सा ही अच्छा हो गया लाइफ में, है ना, जो आगे होगा यही उम्मीद के साथ चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, देन ए के पावर n इज क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 1
-2n -4n -n 1 - 2n। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है 1 + 2n -4n n और 1 + 2n। सी नंबर ऑप्शन दिया है 1 + 2n -4n n और 1 - 2n। एक ऑप्शन और दिया डी, इधर लिख रहा हूं मैं। डी नंबर ऑप्शन दिया है 1 - 2n -4n n और 1 - 2n। ठीक है, ठीक है, आप लोग बना लिए हो ना? ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है पहले ये बताओ तो। मैट्रिक्स ए दिया है 3 - 4 1 - 1। आपको निकालना क्या है, ए के पावर n। आपको क्या पूछा है, ए के पावर n का वैल्यू कौन सा होगा इन चारों में से। बहुत इजी है भाई, n का वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा मान लीजिए, बताओ तो। ए आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में। यहाँ n का वैल्यू 1 रख रख के देखो तो क्या ये आ रहा है। क्या बोला, सुन रहे हो जी मेरी बात को, नहीं आया समझ में। ए के पावर n का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से, समझ में आ गया ना। तो अगर मैं ए की जगह 1 रखूं तो ए के पावर क्या बचेगा 1, और ए के पावर 1 मतलब यही तो है। तो कितना दिया है क्वेश्चन में, वो 3 - 4 बोलते जाओ ना जी, 1 - 1। तो भाई n की जगह 1 रख के देखो क्या ये मैट्रिक्स आ रहा है। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। एक्सप्रेशन सही दिया करो जी, खुश खुश रहा करो, नहीं तो कोई नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना, सही तो बता, एकदम बढ़िया उसा, एकदम आप लोग ऐसे टेंशन देखते हो, मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि क्या हो गया बोल के। भाई ए दिया है, ए के पावर n निकालना है ना, तो n की जगह 1 रखो, तो ए के पावर 1 मतलब ए हुआ, तो मैट्रिक्स फिर वापस मिलना चाहिए। तो ये ए के पावर n इन चारों में से कौन सा होगा बोला, n की जगह 1 रख रख के देख लो। चलो तो रखो यहाँ 1 रखो, कितना आएगा 1 - 2 -1 -1 ही नहीं है, छोड़ो इसको, सबको चेक करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। n की जगह 1 रखो, यहाँ 1 + 1 कितना 3, यहाँ रखो 1 -4 आ रहा है ना, 1 रखो यहाँ आ रहा है, यहाँ रखो 1 तो ये 3 हो गया, लेकिन ये कितना दिया है -1, ये भी नहीं होना है, समझ में आ गया। यहाँ रखो 1, n की जगह 1 रखो, कितना मिलेगा 3, यहाँ रखो 1, यहाँ रखो 1, यहाँ रखो, आ गया ना। तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा, बस ठीक है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं 2023 का, फिर क्लास क्लोज करेंगे आज का, ठीक है ना। ठीक है भाई, नोट कर लिए क्या, कर रहे हो नोट, हो गया नोट। चलिए अगला लेते हैं 2023 का क्वेश्चन और लेते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इस क्या होगा बोला है। पहला दिया है, सॉरी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इसका इनवर्स क्या, छोटा छोटा लिखता हूं थोड़ा ना। दिया है 0 2 1 3 1 1 -1 -2 1 2 0 1 और उसके बाद -1 1 2 6, ये दिया है। इसका इनवर्स कौन कौन सा होगा बोला है, यहां लिखता हूं चार ऑप्शन ना। ए ऑप्शन लिखा है -1 -3 3 -1 1 1 -1 0 2 -5 2 -3 -1 1 0 1, ये दिया है। बी नंबर ऑप्शन लिखा है -1 -3 3 -1 1 1 -2 -1
2 माइनस 5 3 और माइनस 3 और उसके बाद जो है आपका -1 1 0 1, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका -1 -3 3 -1 2 2 -2 0 1 -5 2 -3 और -1 1 0 1। और अगला नंबर ऑप्शन दिया है, अगला नंबर ऑप्शन दिया है -1 -3 3 -1 और 1 1 -1 0 2 5 2 -3 और उसके बाद एक और दे दिया है 1 3 -3 1। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बोला है कि इसका इनवर्स इन चारों में से कौन सा होगा। ध्यान से सुनो फिर लिखना आराम से, देखो इधर ध्यान से। क्या बोला, समझ में आ गया। इसका इनवर्स इन चारों में से कौन सा होगा बोला है। इसे नहीं चल रहा है क्या जी, बताइएगा ना। तो कैसे निकालेंगे बताओ, इनवर्स का क्या कहानी होता है बताइए। इनवर्स का कहानी ऐसा होता है कि आप जानते हो इनवर्स के बारे में कि अगर ए का, अगर इनवर्स मान लिया ए इनवर्स बोलता हूं तो कितना आता है वैल्यू, आई होता है ना। और आइडेंटिटी चूंकि तीन रो कितना 4 रो 4 कॉलम का है ना, तो 4 रो 4 कॉलम का आइडेंटिटी कैसे बनाऊंगा, 1 1 1 1 ऐसे बनाऊंगा। और बाकी सब क्या रहेगा, 0। ओके, नहीं समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही बनाऊंगा ना। इन दोनों गुणा करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसका इनवर्स इन चारों में से कौन सा होगा चेक करने के लिए वही करोगे गुणा। समझ में आ गया ना। इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ। और डायगोनल जो है प्रिंसिपल डायगोनल 1 आना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। अब एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया है कि आप इसी में आधा घंटा व्यर्थ कर दो। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया ना कि इसका इनवर्स इन चारों में से कौन सा होगा। कैसे निकालोगे, गुणा करोगे, इसका इंटू इन चारों में से किसी एक के साथ गुणा करोगे, कितना आएगा बताओ, बोलो आई। देखो कैसे चेक करेंगे, एक रो को चेक करो। ये बताओ मुझे, इस रो को अगर मैं इस कॉलम के साथ चेक करता हूं तो गुणा करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, करोगे ना गुणा। और सबको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 1। यही तो आता है ना, नहीं आया समझ में, करके देखो एक ठो बस को ना। चलो बताओ, 0 का इंटू -1 के साथ कितना आया, 0। लिखते जाओ साथ में, आया। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं, 2 का इंटू 1 के साथ करो, कितना आया, 2 आया। 1 का इंटू 2 के साथ किया, कितना आया, 2 आया। 3 का इंटू -1 के साथ किया, कितना आया, -3। तो कितना बचा फाइनली, 1 आया, नहीं आया। तो ये आना चाहिए एलिमेंट 1, आ गया, नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया। अब देखो ये 1 आ गया, बाकी सब क्या आना चाहिए, 0। बाकी निकालते मत बैठे रहो, ये आ गया 1। मतलब ये पहला जो कॉलम लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, समझ में आ गया। तो अगर आप खुद बताओ, इस रो का इस कॉलम के साथ करने से वैल्यू कितना आया, 1 1 आया। वैसे ही अगर मान लीजिए इसका इनवर्स ये ना हो कि ये होता, तो इस रो का इस कॉलम के साथ करने से वैल्यू कितना आता, यहां भी क्या आता, कितना आता जी, 1 आता, नहीं आता, नहीं आया समझ में। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना। अगर इसका इनवर्स ये है तो इस रो का इस कॉलम के साथ करने पे वैल्यू 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला को चेक करो सीधा, अगर इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स होता, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस रो का इस कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ने पर वैल्यू फिर क्या आता, 1 आए। तो क्या 1 आएगा, क्या 1 आएगा, आ सकता है। क्यों आ सकता है, भैया सेम ही तो है कॉलम, ये कॉलम ये कॉलम सेम है, मतलब हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला, अगर इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स होता तो इस रो का इस कॉलम के साथ करने से वैल्यू कितना आता, 1। नहीं समझ में आ रहा है भाई। अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये होगा तो इनटू करने से कितना आता है, पहला एलिमेंट 1, यानी इस रो का इस कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ने पर वैल्यू कितना आता, 1। तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, डायरेक्ट कैसे बता दिया, भाई ये एलिमेंट तो वही है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां का देखो कॉलम, ये दोनों कॉलम सेम था ना, इसलिए मैं बोल दिया था 1। इसका कॉलम देखो कुछ दूसरा है, देखो यहाँ पास -1 है तो क्या है, -1 1 है तो 2 हो गया।
नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे डायरेक्ट चेक करना, कहाँ बनाते बैठे रहोगे उसको? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? क्लियर हुआ भाई? ये कॉलम सेम था, इसलिए मैं एक ठो को बस चेक किया कि इस रो का इस कॉलम के साथ करने से, गुणा करके जोड़ने से कितना आ रहा है, वैल्यू 1। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ठीक है, लेकिन अगर इस रो का इस कॉलम के साथ करूंगा तो वैल्यू 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा दूसरा आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलम अलग अलग है। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? ये कॉलम और ये कॉलम अलग अलग है कि नहीं वैल्यू? समझ में आ गया? फिर चेक करो, मतलब ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल। अब इस रो का इस कॉलम के साथ करो, बताओ आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम अलग अलग है, तो इसको भी छोड़ दो आप। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब बताओ अगला स्टेप, अगला में क्या चाहिए बताओ, बोलो 0। क्या चाहिए? 0। 0 मतलब समझ गए ना, इस रो का अगर मैं इस कॉलम के साथ करूं तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। नहीं समझ में आ रहा है? करो तो सॉल्व करो, करस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है ना? इस रो का अगर इस कॉलम के साथ करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगा वो इस पोजीशन का वैल्यू निकलता है, नहीं निकलता है? करो सॉल्व करो। 2 का इंटू करूंगा -3 के साथ, कितना आएगा वैल्यू? 0। 2 सॉरी जी, 0 का इंटू -3 के साथ करो 0। फिर बताओ 2 का इंटू किसके साथ किया? 1 के साथ, कितना आएगा बताओ, बोलो 2। 1 का इंटू किया किसके साथ? -5 के साथ, कितना आएगा? -5। 3 का इंटू किया 1 के साथ, कितना आएगा? 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आएगा बताओ, बोलो -3 + 3 कितना आ रहा है बताओ, बोलो 0 आ रहा है। तो ये करेक्ट दिख रहा है। समझ में आ गया? इसको भी देखो, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है क्या? सेम है, सेम है ना? तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए होगा। तो अब थर्ड में जंप करो, थर्ड का वैल्यू भी कितना आना चाहिए? 0। तो चलो बताओ, अब इस रो का इस कॉलम के साथ करो, कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट बताना ना। क्या बोला, समझ में आ गया ना? इस रो का अब इस कॉलम के साथ करूंगा, कितना आएगा बताओ, बोलो। देखो 0 का इंटू करो 3 के साथ, 0, ठीक है। 2 का इंटू करो -1 के साथ, कितना आएगा? -2। 1 का इंटू करो 2 के साथ, कितना आया? 2। फिर बताओ 3 का इंटू करो 0 के साथ, तो कितना आ रहा है बताओ, बोलो 0। ठीक आ रहा है, मतलब इस कंडीशन में यहां भी ठीक दिख रहा है। लेकिन बताओ क्या ये कॉलम और ये कॉलम सेम है? नहीं है, तो इसमें फिर नहीं आएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो वैल्यू सेम है, जो भी वैल्यू चेंज हो रहा है इधर चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका करेक्ट पहला वाला आंसर करेक्ट होगा, घर में जाके बना के देख लेना। ये ए हो गया और ये आपका ए इनवर्स हो गया, दोनों गुणा करना, वैल्यू आपका ये आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से चेक करना है, आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि आप इसी में उलझे रहो क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? तो ऐसे इसको ढंग से चेक करना। क्लियर हो गया जी? नहीं हुआ? तो ये मैट्राइसेस में 2019 और 2023 में जितना क्वेश्चन था मैं बता दिया, इतना ही क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा है, बाकी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से पूछा है, ठीक है ना? तो अगले क्लास में अभी और पढ़ाऊंगा मैट्राइसेस, ठीक है ना? 1-2 क्लास और जाएगा, ठीक है, एक आध क्लास शायद कल एक और जाएगा। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है मुझे कराना है, ठीक है ना? अब थोड़ा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था, मैं अगले क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन देके भड़ा इसी में बताऊंगा। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा पीडीएफ? इसको कर लो आप स्कैन। कहाँ से करते हैं जी? ये हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, उसको आप स्कैन करोगे गूगल में ऑटोमेटिक खुल जाएगा वो, ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी आप लोग प्लीज अगली बार से मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर लेना। आप कोचिंग चाहे कहीं भी पढ़ो या सेल्फ पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? आप जो है नोट्स कम से कम मेरा जो बना रहा हूँ उस नोट्स को जरूर एक बार देख लेना, आपको फायदा ही होगा। ठीक है, इसको करोगे स्कैन, फिर आ जाएगा वो। ठीक है भाई, बताओ ना जी, गूगल में जाके देखना, ओपन हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके। तो ठीक है, फिर अगले क्लास मुलाकात करते हैं। जिन लोगों का थोड़ा मैथ्स लंबे समय छूटा है आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और या तो फिर लेक्चरार की पढ़ाई मत करो, ठीक है ना? सब चीज एक साथ नहीं कर पाओगे, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, बहुत कंपटीशन का जमाना है। लेकिन ये है कि आप जो है अगर ढंग से पढ़ोगे तो लेक्चरार बन जाओगे। यहाँ कंपटीशन बाकी की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है, कम नहीं बहुत ज्यादा कम है। हाँ, एक बार और निकालूं क्या? ठीक, फिर प्रिपेयर करेगा दोबारा। ठीक ठीक, दोबारा करेगा, ठीक है। ठीक है, फिर ऑनलाइन में थैंक यू सो मच, अगले क्लास मुलाकात करेंगे। 1 मिनट रुकना जी आप लोग ना।